नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नए अध्ययन के मुताबिक नाइट्रोजन समृद्ध क्षेत्रों में नाइट्रोजन का स्तर गिरने का दुष्प्रभाव पौधों और जानवरों पर पड़ सकता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आयोजित किया। भारत सरकार जल की समस्या को हल करने के लिए नए भूजल पुनर्भरण तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस वर्ष देश में मानसून के सामान्य रहने की संभावना है और विश्व बैंक ने कार्बन रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग रिपोर्ट प्रकाशित की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नए अध्ययन के मुताबिक नाइट्रोजन समृद्ध क्षेत्रों में नाइट्रोजन का स्तर गिरने का दुष्प्रभाव पौधों और जानवरों पर पड़ सकता है। इस अध्ययन के मुताबिक विश्व भर में नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन देखा गया है, जहां कुछ स्थानों पर इसकी अधिकता है तो कुछ पर इसकी कमी है। नाइट्रोजन जीवन के निर्माण घटकों में से एक है। ये सभी पौधों और जानवरों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। बिना नाइट्रोजन के पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनके फूल और फल भी छोटे होते हैं। नाइट्रोजन एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का भी एक मुख्य घटक है। एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण खंड होता है और न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक सामग्री आरएनए और डीएनए का निर्माण खंड होता है। जब नदियों, अंतर्देशीय झीलों और जल के तटीय निकायों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन हो सकता है और सुपोषण के कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हो सकता है यानी एल्गल ब्लूम्स हो सकता है और डेड जोन का निर्माण हो सकता है जिससे कि मछलियां मर सकती हैं। वायुमंडल, जीवमंडल और भूमंडल के बीच अलग अलग रूपों में नाइट्रोजन के संचरण को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। मृदा में स्थित जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में स्थिर करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अन्य जीवाणु अमोनिया को एमिनो एसिड और प्रोटीन में बदल देते हैं। फिर जानवर पौधों को खाते हैं और इस तरह वे प्रोटीन का सेवन करते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक पशु अपशिष्ट के माध्यम से मृदा में वापस चले जाते हैं। जीवाणु अपशिष्ट नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में फिर से वापस आ जाती है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में 78% है। अपने गैसीय रूप में नाइट्रोजन रंगहीन और गंधहीन होती है। आमतौर पर इसे निष्क्रिय गैस माना जाता है। तरल रूप में ये जल के समान दिखाई देती है। नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, जिसका पौधों और प्राणियों द्वारा सीधा उपापचयीकरण नहीं किया जा सकता और इसीलिए नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं में शामिल है एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। इसके अलावा कई तरह के साइनोबैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बाद पौधे इसको अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद जानवरों में नाइट्रोजन का अवशोषण होता है जब जानवर पौधों को खाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन अपघटकों में पहुंचता है और उसके बाद उसका अमोनियाकरण होता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है और इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन आरंभिक तौर पर अमोनिया में बदल जाती है और इसके बाद नाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा इसका नाइट्रिफिकेशन किया जाता है। इसमें सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है और इसके बाद नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। फिर अगला चक्र आता है विनाइट्रीकरण का। विनाइट्रीकारक जीवाणु जैसे कि स्यूडोमोनास नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में बदलते हैं और फिर नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देते हैं। बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड का रूपांतरण नाइट्रस ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन में हो जाता है। आकाशीय बिजली नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है और इसके बाद नाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई, जैसे कि शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब। इस पहल की शुरुआत उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार का लाभ उठाने के लिए की गई हैं। ये स्मार्ट सिटीज मिशन और विश्व आर्थिक मंच के बीच साझेदारी में आरंभ हुई। इसके अलावा अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 ये शहरों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेबुक और एम्पलीफाई यानी कि रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए आकलन एवं निगरानी मंच पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। महुआ ने घोषणा की है कि सभी स्मार्ट सिटीज में 15 अगस्त 2022 तक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र यानी ICCC
स्थापित कर दिए जाएंगे। ICCC नागरिकों को यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल आदि क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। 80 स्मार्ट शहरों को पहले ही ICCC उपलब्ध करा दिए गए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को सक्षम करना है, साथ ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था। शहरों का चयन 2 चरणों वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। केंद्र सरकार 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समान राशि प्रदान की जाएगी। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। इस मिशन का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष प्रायोजन साधन यानी SPV द्वारा किया जाएगा। अगली खबर जल प्रबंधन से जुड़ी हुई है। भारत सरकार जल की समस्या को हल करने के लिए नए भूजल पुनर्भरण तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने उपचारित जल का उपयोग करके भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण करने की योजना बनाई है। इसके माध्यम से तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जल की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है। कृत्रिम पुनर्भरण के तहत भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए सतही जल के प्राकृतिक अपवाह में सुधार किया जा सकता है। सुधार के लिए कई सिविल निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कृत्रिम पुनर्भरण तकनीकें। इसमें प्रत्यक्ष सतह तकनीकें शामिल हैं। इनमें बाढ़, बेसिन या टपकन टैंक, जलधारा वृद्धि, नाला और खांचा प्रणाली, अति सिंचाई आदि शामिल है। वहीं प्रत्यक्ष उपसतह तकनीकों के तहत इनमें अंतःक्षेपण कुएं या पुनर्भरण कुएं, पुनर्भरण गड्ढे और शाफ्ट, खोदे गए कुएं का पुनर्भरण, बोरहोल फ्लडिंग, प्राकृतिक नए जल मार्ग, गुहाओं को जल से भरना आदि शामिल है। संयोजन सतह, उपसतह तकनीकें आदि शामिल हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तकनीकों के तहत सतही जल स्रोतों से फिर से भरना, जल भृत में सुधार करना आदि शामिल है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के कई लाभ हैं, जैसे कि जिन क्षेत्रों में अधिक विकास के कारण जल भृत सूख गए हैं, वहां जल की सतत प्राप्ति सुनिश्चित होती है। भविष्य की जरूरतों के लिए अतिरिक्त सतही जल का संरक्षण और भंडारण करने में मदद मिलती है। डाइल्यूशन यानी तनुकरण के माध्यम से मौजूदा भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। यदि तमिलनाडु में ये प्रयास सफल रहता है तो इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। हाल ही में एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बड़े क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता की स्थिति अति गंभीर हो जाएगी। इसीलिए भूजल स्तर को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर सतह स्तर से 1.5 मीटर नीचे है तो इसे उच्च भूजल स्तर कहा जाएगा, और सतह स्तर से अगर 1.5 मीटर से 10.5 मीटर तक नीचे है तो इसे मध्यम भूजल स्तर कहा जाएगा, और अगर 10.5 मीटर से ज्यादा है तो फिर इसे निम्न श्रेणी के भूजल स्तर में कहा जाएगा। इससे नीचे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस वर्ष देश में मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक जून से सितंबर माह तक मात्रा के हिसाब से मानसूनी वर्षा दीर्घावधि औसत के 99% तक होने की संभावना है। वर्षा का लॉन्ग पीरियड एवरेज एक निश्चित अंतराल के लिए एक विशेष क्षेत्र में 30 वर्ष, 50 वर्ष आदि की लंबी अवधि में दर्ज की गई वर्षा की मात्रा है। ये एक विशेष महीने या मौसम के लिए किसी क्षेत्र के लिए वर्षा की मात्रा का पूर्वानुमान करते समय मापदंड के रूप में कार्य करता है। वर्षा को बहुत अधिक, सामान्य, कम और बहुत कम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण का उपयोग विभिन्न अस्थायी पैमानों जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पर परिचालनात्मक रूप से स्थानिक पैमानों जैसे कि जिलों और राज्यों के लिए औसत वर्षा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को अल नीनो, दक्षिणी दोलन और इंडियन ओशन डायपोल जैसे प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों से अलग अलग वर्षों में वार्षिक वर्षा में अंतर आता है। एनसो संपूर्ण भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान और ऊपरी वायुमंडल के वायुदाब में आवधिक उतार चढ़ाव को कहते हैं, जो कि हर 2 से 7 वर्ष में आता है। वहीं इंडियन ओशन डायपोल हिंद महासागर के विपरीत हिस्सों में समुद्र की सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है। धनात्मक आईओडी के दौरान ऋणात्मक आईओडी की तुलना में काफी अच्छी मानसूनी वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें बहुत अधिक वर्षा तब कही जाती है जब LPA की तुलना में प्राप्त वर्षा की मात्रा 60% से ज्यादा हो।
और अधिक वर्षा तब कही जाती है जब ये 20 से 59% के बीच हो। सामान्य वर्षा कही जाती है -19% से +19% के बीच की। कम वर्षा तब कही जाएगी जब ये -59 से -20% के बीच में हो, और बहुत कम वर्षा तब कही जाएगी जब ये -99% से -60% के बीच हो। विश्व बैंक ने कार्बन रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट पोत परिवहन उद्योग में कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करने के विकल्पों की पड़ताल करती है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी तलाश करती है कि इस क्षेत्र में और इसके बाहर ऊर्जा संक्रमण को संभव बनाने के लिए कार्बन राजस्व का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मूल्य के हिसाब से वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन का हिस्सा लगभग 70% है। मात्रा के हिसाब से वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन का हिस्सा लगभग 80% है। समुद्री परिवहन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 2.5% के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अपनी आरंभिक ग्रीन हाउस गैस रणनीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों पर विचार कर रहा है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2050 तक पोतों से निरपेक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2008 के स्तर से कम 50% तक कम करना है। कार्बन मूल्य निर्धारण या तो कार्बन लेवी के रूप में या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करके किया जा सकता है। ये पोत संचालकों को उत्सर्जन भत्तों को खरीदने और व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। इससे इस क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि के साथ साथ ग्रीन ट्रांजिशन को भी बढ़ावा मिल सकता है। कार्बन मूल्य निर्धारण के उपयोग के कई लाभ हैं। इससे उन देशों को अधिक मात्रा में राजस्व आवंटित किया जा सकता है जो जलवायु परिवर्तन या पोत परिवहन उत्सर्जन को कम करने की बहुत कम क्षमता रखते हैं। ये शून्य कार्बन उत्सर्जन पोतों, शून्य कार्बन उत्सर्जन ईंधन आदि के विकास का समर्थन करता है। इससे पोत परिवहन उद्योग के विकार्बनीकरण में मदद मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन जनित चरम मौसम की घटनाओं, अत्यधिक भीड़-भाड़, डिजिटलीकरण की कमी या कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे समुद्री बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि करके समग्र प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। स्वायत्त जिला परिषदें। मेघालय ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम के साथ एक समझौता किया है। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद इस समझौते का विरोध कर रही है। ये जिला परिषदें स्थानीय शासन के निकाय हैं। इन्हें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ छठी अनुसूची के तहत सृजित किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान हैं। इसके अंतर्गत कुल 10 क्षेत्र शामिल हैं। असम, मेघालय और मिजोरम प्रत्येक में 3-3 और एक त्रिपुरा में स्वायत्त जिलों के रूप में पंजीकृत हैं। छठी अनुसूची के मुताबिक प्रत्येक परिषद में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। प्रारूप प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2022। प्रारूप विधेयक नागर विमानन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय विमानों को लीज पर देने वाली कंपनियों को भारतीय एयरलाइन के साथ वित्तीय विवाद के मामले में विमानों को वापस लेने और उन्हें भारत से बाहर स्थानांतरित करने में मदद करेगा। प्रारूप विधेयक सचल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय तथा विशेष रूप से विमान उपकरण से संबंधित मामलों पर प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करता है। ये प्रोटोकॉल से अभिसमय से ही संबंधित है। इस अभिसमय को वर्ष 2001 में केप टाउन में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत ने इन्हें वर्ष 2008 में स्वीकार किया था। ये एक विमान को वापस लेने या उसकी बिक्री या लीज या फिर उसके उपयोग से हुई आय के संग्रह के साथ साथ विपंजीकरण और विमानों के निर्यात जैसे उपाय प्रदान करता है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। इसका लक्ष्य भारत में सभी कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य उन कंपनियों के लेखांकन और लेखा परीक्षण मानकों के पालन की निगरानी करना है जिन्हें जनहित संस्थाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस समूह में सभी सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी गैर सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया। राष्ट्रीय साइबर अभ्यास NCX इंडिया का उद्देश्य सरकार या महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा तकनीकी कर्मियों को समकालीन साइबर खतरों से निपटने
और साइबर घटनाओं के प्रबंधन और प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण देना है। NCX इंडिया साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझने, तैयारी का आकलन करने और साइबर संकट प्रबंधन और सहयोग के लिए कौशल विकसित करने में रणनीतिक भागीदारों की मदद करेगा। इसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। कृषि जिन्सों और कीटनाशकों के निर्यात या आयात पर ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 2 पोर्टलों का शुभारंभ किया है। कीटनाशकों का कंप्यूटरीकृत पंजीकरण किसानों को अधिक से अधिक और समय पर फसल सुरक्षा समाधान प्रदान करेगा। पादप संगरोध सूचना प्रणाली यानी PQMS ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें भुगतान और दस्तावेजों को अपलोड करना, ऑनलाइन मान्यता एवं उपचार एजेंसियों या सुविधाओं का नवीनीकरण और प्रमाण पत्र डाउनलोड करना इत्यादि शामिल है। मौजूदा ऑनलाइन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए दोनों पोर्टल व्यवसाय करने में सुगमता और बाहरी प्रणालियों और हितधारकों के साथ अधिक समन्वित एकीकरण में मदद करेंगे। शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन कबानी या फिर काबिनी नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन गया है। कबानी या कपिला नदी केरल के वायनाड जिले से निकलती है। ये पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम या समुद्री प्रस्फुटन एक जलीय प्रणाली में शैवालों की संख्या में तीव्र वृद्धि को संदर्भित करता है। शैवाल सूक्ष्म जीव होते हैं जो जलीय निकायों में प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। उनमें पौधों और जीवों दोनों की विशेषताएं होती हैं। शैवाल प्रस्फुटन तब होता है जब प्रचुर मात्रा में शैवाल विकास के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों का संयोजन मौजूद होता है। इन परिस्थितियों में पोषक तत्वों में वृद्धि, उच्च तापमान, प्रचुर मात्रा में प्रकाश और स्थिर वायु की दशाएं शामिल हैं। शैवालों की हजारों प्रजातियां हैं। इनमें से अधिकांश लाभकारी होती हैं। इनमें से केवल कुछ ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं और अन्य हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। बावड़ी। संस्कृति मंत्रालय ने विश्व विरासत दिवस के अवसर पर दिल्ली की बावड़ियों से संबंधित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बावड़ी एक तरह का जलाशय होता है। ये मानव निर्मित जल भंडार के रूप में कार्य करता है। सदियों पहले इन्हें जल को भंडारित करने के लिए बनाया गया था। बावड़ी का उपयोग गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में होता था। एक बावड़ी में आमतौर पर 3 तत्व होते हैं। कुआं, जिसमें कि जल एकत्र किया जाता है, भूजल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों से बना रास्ता, और तीसरा होता है एक दूसरे से जुड़े पास के कमरे या भवन। सामान्य तौर पर बावड़ियां यू आकार की होती हैं, लेकिन कहीं कहीं एल आकार की, आयताकार या अष्टकोणीय बावड़ियां भी देखने को मिल जाती हैं। कस्बों या गांवों में निवास स्थल के किनारे बनी अधिकांश बावड़ियां धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की संरचनाएं हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF के सहयोग से खाद्य एवं कृषि संगठन डेजर्ट नेशनल पार्क में एक हरित कृषि परियोजना की फंडिंग कर रहा है। इससे डेजर्ट नेशनल पार्क में जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि GEF विश्व भर के 18 एजेंसियों और 183 देशों की एक साझेदारी है। ये जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, रसायन प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण आदि से निपटने के लिए विश्व स्तर पर फंडिंग उपलब्ध कराता है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अवस्थित है। इसमें कई भू आकृतियां बनी हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में रेत के टीले, टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें और निचले भाग में सॉल्ट लेक आदि है। इस पार्क की जलवायु अत्यधिक उष्ण है। यहाँ बहुत कम वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र है। वनस्पतियों की बात की जाए तो शुष्क क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर कांटेदार वन और खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। प्राणी जात में ब्लैक बक, चिंकारा, वुल्फ इंडिया फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स, ग्रेट इंडियन बस्टर आदि यहाँ पर मिल जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तंजानिया की राजधानी है दार एस सलाम, जो कि यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, और डोडोमा तंजानिया की विधायी राजधानी है। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। जांजिबार, पेम्बा और माफिया द्वीप समूह इस देश के भाग हैं। इसकी सीमाएं हैं हिंद महासागर और केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें पूर्वी अफ्रीकी दरार तंजानिया से होते हुए आगे बढ़ी हुई है। ये दरार उत्तर दक्षिण 2 शाखाओं में विभाजित है। यहाँ का ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है। तंजानिया में झीलों की बात करें तो उत्तर में विक्टोरिया झील, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और पश्चिम में टांगानिका झील और दक्षिण पश्चिम में न्यासा झील है। इसके साथ ही अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।